इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को आप रिवीजन के पर्पज़ से देख सकते हो या तो फिर आप किसी चैप्टर का ओवरव्यू लेना चाहते हो उसके पर्पज़ से देख सकते हो। मैं इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे इसको शॉर्ट एंड कंसाइज रखना है और मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं इसको डीप में जाके पढ़ाऊँ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आपको आंसर कर दूँगा। लेकिन ये आप इसको रिवीजन पर्पज़ के लिए देखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है या तो आप रॉबिन्स पढ़ना चाहते हो, उसके पहले आपको एक बार ओवरव्यू चाहिए चैप्टर का, तो आप ले सकते हो। तो एक्चुअल में हम रॉबिन्स एंड कॉटरॉन का जो इंटरनेशनल एडिशन है उसके थ्रू मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। हम ये जितने भी हमारे पास सब हेडिंग है उस सबको हमने यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले तो हम किस बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स। इसका मतलब ये होने वाला है कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सीधी सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम ब्लड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्चुअल में मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ, मीन्स मान के चलो कि मैंने जितना भी शॉर्ट नोट्स बनाया है मैं आपको जल्दी जल्दी समझाऊंगा। अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये एक तरीके से रिवीजन वीडियो को आप रिवीजन की तरह ले सकते हो या तो आप एक शॉर्ट नोट की तरह ले सकते हो। मैं नहीं चाहता कि वीडियो आधा घंटे से बड़ा हो क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, तो सीधी सी बात है मैं इसको डीप में जाके नहीं समझा सकता। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ सबसे पहले तो हमको इस चैप्टर में जो हुआ है रॉबिन्स में दिया है, दैट इज़ अबाउट इडेमा एंड इफ्यूज़न। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इडेमा और इफ्यूज़न का मतलब क्या होता है। जैसे ये पर्सन है लेट्स से, तो इस पर्सन में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये इसका पेट हो गया, ये इसका पैर हो गया। तो एक्चुअली में मान के चलो इसके पर्सन के किसी भी टिश्यू में जाकर स्वेलिंग हो गई, यहाँ पे स्वेलिंग हो गई, तो यहाँ पे कहीं पे भी इसको स्वेलिंग होती है तो दैट इज़ नोन एज इडेमा। लेकिन अगर इसकी बॉडी कैविटी, मान के चलो इसकी बॉडी में कितनी सारी कैविटी हो सकती है, बहुत सारी कैविटी हो सकती है, यहाँ पे कहीं पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए, है ना, कैविटी में एक्यूमुलेशन हो जाए, तो दैट इज़ नोन एज इफ्यूज़न। तो इफ्यूज़न और इडेमा का एक ही मतलब होता है, दैट इज़ वाटर का एक्यूमुलेशन। बट इफ्यूज़न का मतलब होता है कि किसी कैविटी में वाटर का एक्यूमुलेशन हुआ है और इडेमा का मतलब ये होता है कि किसी पार्ट में जो हुआ है एक्यूमुलेशन हुआ है। सबसे पहले तो अगर हम इसकी बेसिक्स के बारे में जाने कि किस तरीके से एक्यूमुलेशन होता है, तो सबसे पहले ये मान के चलो ये हमारी ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, प्लाज्मा होगा। तो सीधी बात है, प्लाज्मा जो होगा ये सिंपल सी बात है कि ये वॉल पे क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, तो दैट इज़ नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सीधी सी बात है। और इस प्लाज्मा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब ये हो रहा है कि जो वाटर है, वाटर मीन्स प्लाज्मा वाटर से तो मिलकर बना हुआ है, वो वॉल पे कितना प्रेशर लगा रहा है। और इसके अंदर हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होंगे। प्रोटीन्स के कारण क्या होगा कि वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो दिस इज नोन एज ऑनकोटिक प्रेशर। और फिर हमारे पास यहाँ पे सोडियम भी होगा, तो सोडियम जो होता है वाटर सोडियम को फॉलो करता है सेम ऑनकोटिक प्रेशर के कारण, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, इसके कारण भी प्रेशर होगा, है ना। तो इसके कारण हमारे पास क्या होगा कि जो भी नेट फोर्स, जैसे हमारे पास क्या हो रहा है, दो फोर्सेस इस डायरेक्शन में, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, जो भी नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा वाटर उस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर मान के चलो कि यहाँ से वाटर बाहर की तरफ मूव कर रहा है ना, नॉर्मली, तो जितना वाटर बाहर की तरफ मूव करता है उतना ही वाटर नॉर्मली पर्सन के अंदर अंदर भी मूव कर जाता है, जिसके कारण बॉडी में स्वेलिंग नहीं देखने को मिलती है। अब मान के चलो कि वाटर ज़्यादा टिश्यू से बाहर निकल रहा है और कम जो हो रहा है वो वाटर जो है वेसल्स के अंदर आ रहा है, तो इसके कारण हमको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो इसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं, या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है, या तो हमारे पास सोडियम और वाटर का रिटेंशन जो हो रहा है वेसल्स के अंदर ज़्यादा है, इसके कारण वेसल्स के अंदर कम हो गया है, या तो ऑनकोटिक प्रेशर वेसल्स के अंदर कम हो गया है, इसके कारण हमको टिश्यू के अंदर टिश्यू में जो हो रही है स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। या तो हमारे पास क्या होता है, टिश्यू में एक्सेसिव फ्लूइड होता है, तो ये लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू वापस ब्लड वेसल्स में भेज दिया जाता है। ये हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास लिम्फेटिक जो हमारी लिम्फ वेसल्स है यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है, तो इन रीज़न से हमको ये देखने को मिल सकता है कि हमारे पास वेसल्स जो हो चुकी है वो ब्लॉक हो चुकी है, इसके कारण हमको सिंपली स्वेलिंग इडेमा देखने को मिलता है ना। हम बोल सकते हैं कि स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर ये स्वेलिंग हमको नॉर्मली किसी और पार्ट में देखने को मिलती है तो दैट इज़ नोन एज इडेमा। और नॉर्मली अगर हमको ये किसी हमारी कैविटीज़ में हमको देखने को मिले तो दैट इज़ नोन एज इफ्यूज़न। नॉर्मली हमारे पास क्या होगा कि लेट्स से दिस इज ब्लड वेसल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्लड वेसल है। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर हमारे पास ज़्यादा होगा तो ये हमारे पास क्या होगा कि ओनली फ्लूइड हमारे पास जो होगा बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन जो हो रहा है इस मेम्ब्रेन को तो पार नहीं कर सकते, तो ओनली अगर हमारे पास फ्लूइड आता है तो दैट इज़ नोन एज ट्रांसड्यूट। लेकिन अगर हमारे पास इस फ्लूइड के साथ हमारे पास प्रोटीन भी आने लगे, प्रोटीन कैसे आएंगे, सीधी सी बात है, अगर मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी बढ़ गई तो यहाँ पे मेम्ब्रेन के बीच में गैप बन जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोटीन भी बाहर आएंगे, तो दिस इज नोन एज एक्सुडेट। तो इस तरीके का जो फ्लूइड यहाँ पे आएगा दैट इज नोन एज एक्सुडेट। तो हमको ट्रांसुडेट भी देखने को मिलता है और एक्सुडेट भी देखने को मिलता है।
तो हमने ये चीज़ देख ली कि हमको एक्सटीट्यूट क्या होता है, ट्रांसडेट क्या होता है, फिर हमने देखा इडेमा और इफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। फिर साथ में हमको सेकंड चीज़ यहाँ पे दी हुई है, दैट इज़ अबाउट हाइपरेमिया एंड कंजेशन के बारे में। सो एक्चुअल में हाइपरेमिया क्या होता है और कंजेशन क्या होता है, दैट वी विल डिस्कस अबाउट, है ना। तो लेट्स से कि मेरे पास एक टिश्यू है, दिस इज़ लेट्स से लिवर, लेट्स से दिस इज़ लिवर। अब एक्चुअल में इस लिवर को हमारे पास क्या हो रही है, ब्लड सप्लाई है, लेट्स से अगर हम बात, और यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, दिस इज़ वीनस ड्रेनेज, दिस इज़ आर्टरी। अब आर्टरी का काम क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा लिवर में लेके आएगा, और जो हमारे पास लिवर से वीनस, हमारे वीनस ड्रेनेज क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लीव करेगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, किसी भी टिश्यू को ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो जाए बढ़ जाए। तो अगर हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ गया तो हमारे पास क्या होगा कि टिश्यू की अपीयरेंस रेड होगी। अब सीधी सी बात है कि अगर मैं चाहता हूँ कि टिश्यू की तरफ ब्लड ज़्यादा बढ़ जाए तो मेरे पास क्या हो सकता है, या तो मैं ये करूँ कि यहाँ से ब्लड जो हो रहा है वो ज़्यादा जाने लग जाए, या तो एक ये कर सकता हूँ कि मेरे पास जो यहाँ पे वेन्स है यहाँ पे कोई ऑक्लूजन हो जाए। तो ऑक्लूजन के कारण क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड जो होगा वो बैक फ्लो करेगा, और बिकॉज ऑफ बैक फ्लो हमारे पास क्या हो रहा है, लीवर के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, ब्लड बढ़ जा रहा है। तो हमारे पास दो रीज़न हो सकते हैं, या तो मैं यहाँ से क्या कर दूँ, आर्टरी को यहाँ से वैसोडाइलेशन कर दूँ। अब सीधी सी बात है कि अगर मैं पाइप का साइज़ बड़ा कर दूँ, मीन्स ब्लड वेसल्स का साइज़ बड़ा कर दूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आर्टरी से ज़्यादा ब्लड बहेगा और उसके कारण हमारे पास लीवर को ज़्यादा ब्लड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा बढ़ने के कारण हमको टिश्यू रेड देखने को मिलता है। तो दिस कंडीशन जिसमें हमारे पास आर्टरी का वैसोडाइलेशन हो रहा है और उसके कारण ब्लड बढ़ रहा है, दैट इज़ नोन एज, दिस इज़ नोन एज दिस इज एज यू कैन सी हियर, दैट इज़ द हाइपरेमिया। एंड कंजेशन का मतलब ये हो रहा है कि दैट इज़ हमारे पास वेन्स है, यहाँ पे हमारे पास वेन्स हो रहा है ना, यहाँ से हमारे पास वेन्स के कारण ऑक्लूजन हो रहा है, और ऑक्लूजन के कारण हमको क्या देखने को मिल रहा है कि दैट इज़ हियर वी हैव बैक फ्लो, और बैक फ्लो के कारण हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड जो हो रहा है ऑक्लूड कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको कंजेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो हो रहा है ब्लड एक्यूमुलेट कर रहा है ना, एक्चुअल में ब्लड एक्यूमुलेट कर रहा है, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट कंजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास टिश्यू जो होगा वो ब्लू देखने को मिलेगा। तो हमने ये देखा कि रॉबिन्स में हमको ये दिया हुआ है, दैट इज़ हाइपरेमिया एंड कंजेशन के बारे में। सो यू कैन यूज़ इट एज अ रिविज़न वीडियो, इसको ऐसा मत लेना है कि पहले ही इसको देखना है, दिस इज़ जस्ट अ रिवीजन वीडियो, ओके। फिर उसके बाद हमको क्या हो रहा है कि नॉर्मली लेट से रॉबिन्स में फिर हमको ये दिया हुआ है कि दैट इज़ अबाउट हीमोस्टेसिस एंड हीमोरेजिक डिसऑर्डर्स के बारे में। मीन्स अगर मान के चलो नॉर्मली एक पर्सन है, वेट, दिस इज़ नॉर्मल पर्सन, ये इसका हैंड है, लेट से कि इसके हैंड में कट लग गया, तो यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, दिस इज़ ब्लीडिंग। अब क्या हुआ कि ये ब्लीडिंग तो हमेशा होती नहीं है, नॉर्मली क्या होती है कि दैट इज़ वी हैव हीमोस्टेसिस प्रोसेस, हीमोस्टेसिस, जिसके कारण ब्लीडिंग रुक जाती है। हीमोस्टेसिस हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, फिर हमारे पास क्या होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी क्लॉटिंग, सेकेंडरी क्लॉटिंग, एंड देन वी हैव द फाइब्रिनोलाइसिस। सो एक्चुअल में हम इसको देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। लेट्स से दिस इज़ ब्लड वेसल्स, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि इस ब्लड वेसल्स में यहाँ पे इंजरी होगी, जैसे इंजरी होंगी तो वी नो ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ टाइप 3 कोलेजन। सो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, दिस टाइप 3 कोलेजन गॉट एक्सपोज्ड। इस टाइप 3 कोलेजन के ऊपर हमारे पास एक रिसेप्टर होता है, दिस इज दैट रिसेप्टर, है ना, ये एक ब्रांड का रिसेप्टर है। तो दिस इज नोन एज वॉन विल ब्रांड रिसेप्टर। अब ये वॉन विल ब्रांड रिसेप्टर है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि दिस इज प्लेटलेट, दिस प्लेटलेट इज़ नॉट एक्टिवेटेड। एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है ना, दिस रिसेप्टर इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, एक प्रोटीन का रिसेप्टर हुआ है, दिस इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। दिस रिसेप्टर विल गो एंड बाइंड टू दिस वॉन विल ब्रांड फैक्टर, जिसके कारण क्या होगा कि ये हमारे पास क्या हो रहा है कि प्लेटलेट यहाँ पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट हो गई और ये मेम्ब्रेन से जाके जुड़ गई। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है, प्राइमरी क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ये तो अभी एक ही लेयर बनी है, अब मेरे को क्या करना है कि इस प्लेटलेट के ऊपर और भी क्लॉट को बनाना है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक और रिसेप्टर होता है। हियर वी हैव वन मोर रिसेप्टर, दिस इज नोन एज, दिस इज ऑल्सो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर, बट इस रिसेप्टर का नाम दूसरा है, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन 2A 3B कॉम्प्लेक्स।
है ना, नाम है, बस कोई भी नाम हो, साइंटिस्ट को जैसे नाम देना उन्होंने नाम दे दिया। अब हमको ये पता होना चाहिए कंसेप्चुअली कि ये रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है, ये बाइंड कर रहे हैं और एक तरीके से क्या कर रहे हैं कि एक लेयर बना रहे हैं। वैसे ही हमारे पास क्या हो रहा है, हियर यू कैन सी दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ रिसेप्टर। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन का रिसेप्टर, इसका नाम है दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 1A। सो ये रिसेप्टर जा रहा है और ये हमारे पास वॉन विलब्रैंड फैक्टर से जाके जुड़ रहा है और एक तरीके से हमारे पास क्या कर रहा है कि एक लेयर बना रहा है। इसके ऊपर बाद हमारे पास क्या हो रही है कि दैट इज एक के बाद एक दूसरे प्लेटलेट आ रहे हैं और यहाँ से आगे जुड़ जा रहे हैं, यहाँ पे भी दूसरे प्लेटलेट आ रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। तो ये किस तरीके से हो रहा है, एक्चुअल में ये सारे के सारे जो हो रहे हैं ये वाले रिसेप्टर से जुड़ रहे हैं। अब ये सारे के सारे प्लेटलेट को पता कैसे चल रहा है कि यहाँ पे आना है, तो एक्चुअल में हमारे पास जो ये प्लेटलेट एक्टिवेटेड है यहाँ पे, जैसे ही वो वॉन विलब्रैंड फैक्टर से जुड़ती है तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, कुछ मैसेजेस जाते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस भेजते हैं, वैसे ही हमारे पास सेल्स के पास भी क्या हो रहा है, कुछ केमिकल मैसेजेस होता है, लाइक साइटोकाइंस हो गए। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे होता है दैट इज़ थ्रोम्बोक्सिन A2। ये थ्रोम्बोक्सिन A2 जैसे हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, लाइक वी हैव, है ना, साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे, हमारे पास फॉस्फोलिपिड होता है, फिर उसके बाद एरिथ्रोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ना, फिर वहाँ से हमारे पास क्या होता है, साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे होता है, ल्यूकोट्रिन पाथवे होता है। तो फिर उसके थ्रू हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता है और देन ये थ्रोम्बोक्सिन A2 जो होता है अदर प्लेटलेट के लिए मैसेज होता है कि तुम भी आओ एग्रीगेट करो, लाइक वी हैव ADPs। और फिर उसके कारण क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके से एक क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, दिस इज़ नोन एज प्राइमरी क्लॉट। अब सीधी सी बात है, मान के चलो कि यहाँ पे अगर इस वाले रिसेप्टर में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि क्लॉटल फॉर्मेशन ना हो। एक तो हमारे पास था वॉन विलब्रैंड फैक्टर जो कि हमारे पास एंडोथेलियम की वॉल पे था। दूसरा हमारे पास प्लेटलेट के पास एक रिसेप्टर था दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन 1A। दूसरा रिसेप्टर ये था जिसका नाम था ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A। अगर मान के चलो इनमें से कोई भी रिसेप्टर में प्रॉब्लम हो, अगर इस वाले रिसेप्टर में प्रॉब्लम है तो ये दोनों आपस में बाइंड नहीं कर पाएंगे, इस वाले रिसेप्टर में प्रॉब्लम है तो ये दोनों आपस में बाइंड नहीं कर पाएंगे, इस वाले रिसेप्टर में प्रॉब्लम हो तो एक लेयर तो बन जाएंगी लेकिन ऊपर के जो हमारे पास फैक्टर्स है, ऊपर के जो हमारे पास ये प्लेटलेट्स हो गई, ये आपस में बाइंड नहीं कर पाएंगे। तो फिर एक्चुअल में इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि हमारे पास प्राइमरी क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा और ब्लीडिंग हमको देखने को मिलेगी। तो अलग अलग डिसऑर्डर को अलग अलग साइंटिस्ट ने जो हुआ है खोजा है तो उनके नाम पे हमने डिसऑर्डर का नाम रख दिया। तो जब वॉन विलब्रैंड फैक्टर में प्रॉब्लम हो तो दिस इज नोन एज वॉन विलब्रैंड डिसीज, वॉन विलब्रैंड डिसऑर्डर। सीधी बात है, दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें हमारे पास इन रिसेप्टर्स में म्यूटेशंस हो गया है। फिर हमारे पास होता है अगर हमारे पास ये वाले रिसेप्टर में प्रॉब्लम हो तो दिस इज बर्नर सोलियर सिंड्रोम। अगर ये वाले रिसेप्टर में प्रॉब्लम हो तो दैट इज नोन एज ग्लैंसमैन सिंड्रोम। ओके, सो ये सारे सिंड्रोम हम देखने को मिल सकते हैं नॉर्मली। तो हमने ये देखा नॉर्मल हमारे पास प्राइमरी क्लॉट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। अब हम इसको शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं किस तरीके से होता है। सबसे पहले जब भी क्लॉट बनता है तो हमारे पास होता है वॉसोकॉन्स्ट्रिक्शन, है ना। सबसे पहले तो वॉसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो पता ही होगा कि हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है, इसमें वॉसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। क्यों? क्योंकि देख नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, ब्लड जो होता है ना वो उसका फ्लो जो होता है ना वो होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। मीन्स नॉर्मली ब्लड जो होता है ना सेम डायरेक्शन में नॉर्मली फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन। जैसे एक नल होता है ना उसमें से पानी एकदम सीधे डायरेक्शन में मूव करता है जब हम उसको स्लो प्रेशर में मूव करते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि कोई भी फैक्टर किसी से टकराते नहीं है। लेकिन जैसे ही वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, है ना, फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, जैसे ही वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, ल्यूमेन छोटा हो जाता है। सो बिकॉज हमारे पास ल्यूमेन छोटा हो गया है, क्योंकि इस केस में हमारे पास क्या हुआ है, ल्यूमेन छोटा हो गया है, तो ल्यूमेन छोटे होने के कारण हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास जो वेट 1 मिनट होल्ड कर लेना। सो हमारे पास क्या हो रहा है कि दैट इज़, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि दैट इज़ यू कैन अंडरस्टैंड, वेट अभी 1 मिनट होल्ड करना। ओके, सो हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो प्लेटलेट्स है, मैं होल्ड करने इसलिए बोला था कि कॉल आ रहे थे, मैं हॉस्टल में पढ़ा रहा हूँ तो अभी के लिए रिवीजन वीडियो है इसलिए। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि दैट इज़ यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास वाटर जो यहाँ से हमारे पास जो प्लाज्मा मूव कर रहा है तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये फ्लो जो हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है या स्टेसिस हो सकती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा, तो उसके कारण हमारे पास क्या होगा, ये प्लेटलेट के जो फैक्टर्स होते हैं जैसा अभी हमने बताया था ये रिसेप्टर से बाइंड करने के चांसेस बढ़ जाएंगे जिसके कारण क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वॉसोकॉन्स्ट्रिक्शन हमको देखने को मिलता है।
फिर हमारे पास प्राइमरी क्लॉट फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी क्लॉट में हमने देखा कि है ना ADP और थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होता है, जो कि जिसका काम क्या होता है, दूसरे प्लेटलेट को बुलाना। फिर हमारे पास वॉन विलबर्ग फैक्टर्स के कारण वॉन विलब्रैंड डिसीज होती है। फिर हमने देखा दैट इज़ बर्नर सोलियर सिंड्रोम के बारे में। देन फिर हमने देखा दैट इज़ ग्लैंसमैन सिंड्रोम किस तरीके से होता है। इसके कारण हमारे पास क्या होंगे कि लोकल ब्लीडिंग होंगी। लोकल ब्लीडिंग के कारण हमको क्या देखने को मिलते हैं, जैसे हमारा हैंड है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इस हैंड में हमारे पास क्या होंगे कि बिकॉज ब्लड वेसल्स जो हो रही है वो कमज़ोर हो चुकी है, तो वहाँ से हमारे पास अलग अलग पॉइंट पे ब्लीडिंग होंगी, तो हमको अलग अलग पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो इसको हम परप्यूरिया बोल देते हैं, परप्यूरिया। अगर ये स्पॉट बड़े हैं है ना, तो दैट इज़ नोन एज इकाइमोसिस, मोसिस है ना। आप ये सर्च करना और गूगल पे देख लेना किस तरीके से दिखाई देते हैं। वैसे तो ये रिवीजन वीडियो है तो मैं और डिटेल में नहीं जा सकता। फिर हमने देखा कि जैसे हमारे पास क्या हुआ, क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी क्लॉट। अब सेकेंडरी क्लॉट फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स था, यहाँ पे प्लेटलेट आके एग्रीगेट हो गए। अब सेकेंडरी क्लॉट में मेरे को क्या करना है कि सेकेंडरी क्लॉट में मेरे को यहाँ पे क्या करना है, फाइब्रिन का डिपोजिशन करना है। यहाँ पे ये हमारे पास फाइब्रिन है, फाइब्रिनोजन का डिपोजिशन करना है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है कि इनसॉल्युबल जो फाइब्रिनोजन है इसको मेरे को सॉल्युबल फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए वी हैव इंट्रांसिक पाथवे, वी हैव एक्सट्रांसिक पाथवे। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जैसे ही हमारे पास ये टिश्यू, ये हमारी ब्लड वेसल डैमेज हुई, तो यहाँ से हमारे पास टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा, दिस इज नोन एज, है ना, हमारे पास प्रोटीन 3। सो दिस 3 प्रोटीन हमारे पास जो होगा, coagulation factor 3 will activate coagulation factor 7. This is the extrinsic pathway. Then this will activate 10 and 10 will activate 5, है ना। ये तो पहले की रिवीजन है, मान के चलो फिजियोलॉजी। एंड दिस विल एक्टिवेट थ्रोम्बिन, मीन्स प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेंगे, एंड दिस थ्रोम्बिन विल कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। और इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, इंसॉल्युबल जो फाइब्रिन था दिस इज कन्वर्टेड इनटू द फाइब्रिनोजन, है ना। सर दिस वॉज एक्सट्रांसिक पाथवे। फिर हमने बात किया था इंट्रांसिक पाथवे के बारे में। तो पैथोलॉजी की बुक में रॉबिन्स में नहीं दिया है, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ, ये तो हमने पिछले बार फिजियोलॉजी में पढ़ा था। फिर हमारे पास क्या हो रहा है कि दैट इज वी हैव दिस एक्सट्रांसिक पाथवे। अब इंट्रांसिक पाथवे में हमारे पास क्या होता है, वी हैव द कॉम्प्लेक्स 12, वी हैव द 12 फैक्टर 12, वो 11 को एक्टिवेट करता है। 11 से हमारे पास जो होता है फैक्टर 9 एक्टिवेट होता है, 9 से 8 एक्टिवेट होता है। सो दिस फैक्टर 7 ऑल्सो एक्टिवेट 9, यानी कि हेल्प करता है एक्टिवेट करने में। और देन दिस 9 एंड 8 जो होता है हमारे पास 10 को एक्टिवेट हेल्प करता है। तो एक्चुअल में हमारा पर्पस क्या है कि हमको इस थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करना है, जिसके कारण हमारे पास फाइब्रिन का फॉर्मेशन होगा। अब मान के चलो ये क्लॉट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलो ये क्लॉट फालतू में बन जाए तो हमारी ब्लड वेसल ऑक्लूड कर जाएगी। इसलिए हमको क्या करना होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स में जो हमारे पास क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना होता है। तो ये कैस्केड जो होता है ना, ये अंडर कंट्रोल होता है। दिस वर्क ऑन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब सीधी बात है, नेगेटिव फीडबैक के लिए भी हमारे पास अलग से प्रोटीन्स होने चाहिए। तो वी हैव 2 प्रोटीन्स, इट इज़ एक है हमारे पास एंटी थ्रोम्बिन 3, एंड सेकेंड प्रोटीन हमारे पास जो हो रहा है दैट इज़ प्रोटीन सी, प्रोटीन सी। सो ये हो गया हमारे पास एंटी थ्रोम्बिन और ये हो गया हमारे पास प्रोटीन सी। सो एक्चुअल में प्रोटीन सी जो हो रहा है ना, ये प्रोटीन सी, इसका को फैक्टर होता है हमारे पास प्रोटीन एस। अगर आप देखो तो एक रिवीजन वीडियो, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके। फिर हमारे पास ये हो रहा है दैट इज़ वी हैव विटामिन के, इसका काम क्या होता है, दिस इज ऑल्सो को फैक्टर, और प्रोटीन एस इज ऑल्सो को फैक्टर। ये सब आपस में मिलकर इनका काम क्या हो रहा है कि ले दे के मेरे को क्या करना है कि ये हमारे पास नॉर्मली दिस इज द सेकेंडरी हीमोस्टेसिस प्रोसेस। अब मेरे को क्या करना है कि इनको कंट्रोल करके रखना है। तो सीधी सी बात है कि सबसे मेन वनरेबल पार्ट कौन सा है जहाँ पे हमको कंट्रोल रखना चाहिए, दैट इज़ एक तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेकेंड हो गया, हम सॉरी कोगुलेशन फैक्टर 2 हो गया, कोगुलेशन फैक्टर 5 हो गया, कोगुलेशन फैक्टर 10 हो गया। अगर मैं इन वाले पार्ट पे अगर मैं कॉमन पाथवे में कंट्रोल रख लूँ तो सब जगह कंट्रोल हो जाएगा। और जो कोगुलेशन फैक्टर 9 और 8 है ये दोनों मिलकर 10 को एक्टिवेट करते हैं। तो इन सब पे अगर मैंने कंट्रोल रख लिया तो ऑलमोस्ट मेरे पास जो हो जाएगा हीमोस्टेसिस को मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। तो एक्चुअल में हमारे पास जो होता है एंटी थ्रोम्बिन जो हमारे पास 3 होता है, नाम में 3 है, क्यों, क्योंकि ये 3 पे कंट्रोल रखता है। एक तो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन, एंटी थ्रोम्बिन से हमको पता चला कि ये हमारे पास जो थ्रोम्बिन होता है इसको इनहिबिट करता है। सेकेंड ये इनहिबिट करता है कोफैक्टर 10 को एंड कोफैक्टर 9 को। जो प्रोटीन सी होता है ये इनहिबिट करता है हमारे पास फैक्टर 5 को एंड फैक्टर
जो हो गया हमारे पास 8 को। तो आप ये समझ सकते हो कि आपको ये रटना नहीं है, सीधी बात है। इन क्लिनिकल प्रैक्टिस दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। बस हमको ये पता होना चाहिए कि हाँ वी हैव सर्टन प्रोटीन्स जो कि हमारे पास कोagulation फैक्टर को जो होता है इनएक्टिवेट कर सकते हैं। बाकी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस हम लोग गूगल कर सकते हैं सारी चीज़ें। सो इन शॉर्ट नोट्स में हम देखें तो हम देख रहे थे दैट इज़ अबाउट सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। दिस इज सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। ये कोagulation कैस्केड यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने इन माई शॉर्ट नोट्स। दिस इज़ माई शॉर्ट नोट्स और यहाँ पे यू कैन सी कोagulation कैस्केड। सो अगर हमने फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में हमने देखा है दैट इज़ अगर हमको इंट्रांसिक पाथवे देखना है, सो इन इंट्रांसिक पाथवे वी हैव द पीटीटी। सो पीटीटी के थ्रू हम क्या कर सकते थे, पीटीटी के थ्रू हम इंट्रांसिक पाथवे को चेक करते थे, एंड वाई प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम क्या करते थे, एक्सट्रांसिक पाथवे को चेक करते थे। तो सिंपल सी लॉजिक है, फर्स्ट ईयर में देखी हुई है। एंड हमने ये सारी डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारे पास फैक्टर 12 होता है, देन 9, फिर हमारे पास ये सब मिलके हमारे पास फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है, देन फैक्टर 5 को, एंड देन फैक्टर 2, एंड हमारे पास फाइब्रिनोजन जो होता है फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। हियर ऑल्सो दिस इज टिश्यू फैक्टर 7 को एक्टिवेट किया, फैक्टर 7 ऑल्सो हेल्प टू एक्टिवेट फैक्टर 9, है ना। और ये 7 इज़ ऑल्सो एक्टिवेटिंग 10, और इस तरीके से हमारे पास जो हो रहा है फाइब्रिन का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर हमने ये देखा दैट इज़ अबाउट एंटी थ्रोम्बिन, और हमारे पास जो हो रहा है प्रोटीन सी। एक्चुअल में ये प्रोटीन सी जो होता है इसको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स से हमारे पास जो होता है थ्रोम्बोमोड्यूलिन रिलीज़ होता है, ये थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, और थ्रोम्बिन के थ्रू हमारे पास कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। ये केमिकल्स जाते हैं हमारे पास प्रोटीन सी के पास, और प्रोटीन सी जो होता है वहाँ पे एक्टिवेट होता है, और देन ये प्रोटीन सी जो होता है हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल करता है ना, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। फिर हम बात कर रहे हैं हिपैरिन के बारे में। एक्चुअल में हमारे पास जो हिपैरिन होता है, हिपैरिन का काम क्या होता है, एक्चुअल में ये एंटी थ्रोम्बिन क्या करता है कि लेट्स से दिस इज एंटी थ्रोम्बिन 3। तो हमारे पास जो भी लाइक हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन है, दिस इज द कोagulation फैक्टर 2। तो एक्चुअल में ये क्या कर लेता है, इसको बाइंड कर लेता है। अब ये कोagulation फैक्टर 2 जो होता है ना, ये काम नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसने इसको बाइंड करके रखा है। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या करता है, हिपैरिन इससे बाइंड कर जाता है, और हिपैरिन इससे बाइंड करने के बाद क्या करता है, इस जो एंटी थ्रोम्बिन 3 है ना, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जैसे एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा, तो लेट्स से कि अगर ये इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी इससे कम थी तो अब इससे बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमारे पास जो कोagulation जो होता है वो कम हो जाता है। लेकिन वी हैव सर्टन डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें हिपैरिन के केस में कोagulation बढ़ जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो हमने ये देख लिया दैट इज़ हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर, हमने इडेमा देख लिया, हाइपरेमिया एंड कंजेशन के बारे में हमने देखा। फिर हम देख रहे दैट इज़ थ्रोम्बोसिस। अभी हमने देखा था दैट इज़ नॉर्मल हीमोस्टेसिस किस तरीके से होती है। अब थ्रोम्बोसिस जो होती है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वेरिकोसाइट। लेट्स से कि हमारे पास ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में नॉर्मली जो होता है, ब्लड वेसल जो हो रहा है उसमें हमारे पास ब्लड जो होता है ना, वो नॉर्मली स्ट्रीमलाइन मोशन कर रहा है, सिंपल मोशन कर रहा है, मीन्स आरबीसी सीधी सीधी मूव कर रही है, ब्लड वेसल उसके डायरेक्शन में, यानी कि हमारे पास डब्ल्यूबीसी उसके डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन अगर हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो होता है, जैसे हमने डिस्कस किया, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से दिस इज़ ब्लड वेसल्स, यहाँ पे वॉन विल ब्रांच फैक्टर है, ये हमारे पास प्लेटलेट है। जैसे ही अगर गलती से भी ये इससे टच हो गई तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। तो अगर हमारे पास हीमोस्टेसिस होता है, मीन्स ब्लड बहुत स्लो मूव कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। या तो टर्बुलेंट फ्लो है, मीन्स मूवमेंट कैसा भी है, रैंडम है, तो उसके कारण भी ये होता है कि ये इससे टकराने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इन दोनों रीज़न में हमारे पास क्या हो सकता है कि क्लॉट फॉर्मेशन जो हो सकता है बढ़ सकता है ऑब्वियसली। सो हमारे पास एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, स्टेसिस हो या टर्बुलेंट फ्लो। फिर हमारे पास हाइपर कोगुलेटिव, मीन्स अगर मेरे पास जो कोगुलेशन वाले फैक्टर है, लाइक मेरे पास नॉर्मली ये जो प्लेटलेट का काउंट है, प्लेटलेट का काउंट ही बढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली प्लेटलेट का काउंट बढ़ा हुआ है तो कोगुलेशन भी ज़्यादा होगा। या तो फिर मेरे पास एंडोथेलियल इंजरी हो रही है, किसी भी रीज़न से एंडोथेलियल इंजरी हो गई, और सीधी सी बात है एंडोथेलियल इंजरी से हमारे पास कोलेजन एक्सपोज हो जाएगा, कोलेजन एक्सपोज होने के कारण हमारे पास कोगुलेशन जो हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सारे रीज़न से हमारे पास थ्रोम्बस जो होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। लाइक अगर हम बात करें हीमोसिस्टोनीमिया, लाइक हमारा होमोसिस्टिन के बारे में हमने जाना है। होमोसिस्टिन का काम क्या होता है, ये टिश्यू को इंजर करता है। ऑब्वियसली अगर ये टिश्यू को इंजर करता है होमोसिस्टिन बॉडी में, लेट्स से दिस इज होमोसिस्टिन,
ये जाएगा हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा। जैसे ही अगर इन्हें हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर दिया है ना, लेट्स से कि अगर इस होमोसिस्टेन ने हमारे ब्लड वेसल को डैमेज कर दिया तो सीधी सी बात है कोगुलेशन कैस्केड जो जाएगा वो एक्टिवेट कर जाएगा। तो ये भी हमको रॉबिन्स में दिया हुआ है। देन वी हैव द प्रोथ्रोम्बिन। अगर हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन किसी जेनेटिक म्यूटेशन के कारण बोन मैरो में जो हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन है ना, लाइक हमारे पास मैक्रोफेजेस ज़्यादा बन रहे हैं उसके कारण प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन्स है ना, लाइक हमारे पास जो हो रहा है प्रोटीन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन का प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन ज़्यादा हो रहा है। तो इसके कारण भी हमको क्या देखने को मिलेगा, कोगुलेशन ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास जो सेकेंडरी कोगुलेशन हो रहा है, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। अगर प्रोथ्रोम्बिन ही ज़्यादा होगा तो कोगुलेशन हमारे पास जो हेमोस्टेसिस होगी, कोगुलेशन होगा वो ज़्यादा होगा तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर हमारे पास फैक्टर वी लिंडेन, लेट्स से हमने ये बताया था, ये हमारे पास फैक्टर 5 है विच एक्टिवेट फैक्टर 2। तो हमारे पास अगर फैक्टर 5 जो हो रहा है ना, इसमें म्यूटेशन हो गया। हमने बात किया था कि फैक्टर 5 को जो हो रहा है प्रोटीन सी जो हो रहा है वो कंट्रोल कर रहा है। अब हमारे पास फैक्टर 5 में ऐसा म्यूटेशन आया है कि ये जो प्रोटीन सी है वो इसको हमारे पास क्या कर सकता है, इनिबिट नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है फैक्टर 5 जो होगा वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा, इसको इनिबिशन नहीं होगा, तो सीधी बात है कोगुलेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे जिसके कारण थ्रोम्बोसिस हो सकती है बॉडी में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक काम नहीं कर पा रहा, तो ये भी हमारे पास जो होता है थ्रोम्बोसिस का रीज़न हो सकता है। यू कैन रीड अबाउट इट इन डिटेल, रॉबिन्स ने दिया हुआ है डिटेल में, सो यू कैन रीड फ्रॉम देयर। फिर हमारे पास क्या हो रहा है कि हम कुछ कोगुलेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लाइक कोगुलेशन रिलेटेड डिसऑर्डर में सबसे पहले होता है हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब हमने ये देखा था कि हिपेरिन के कारण क्या हो रहा था कि एक्चुअल में हिपेरिन का काम क्या है कि हमारे पास एंटी थ्रोम्बिन था। एंटी थ्रोम्बिन 3 का काम क्या हो रहा था कि हमारे पास जो हो रहा था फैक्टर 2, फैक्टर 10 और फैक्टर 9, इन सबको ये क्या कर रहा था, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू कंट्रोल कर रहा था। हिपेरिन क्या कर रहा था, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा दे रहा था। जैसे इसकी एक्टिविटी बढ़ रही थी तो सीधी सी बात है कि ये सब नेगेटिव फीडबैक पे और ज़्यादा काम कर रहे थे। पहले 1 नेगेटिव काम कर रहा था लेट से, तो अब डबल नेगेटिव काम कर रहा है, तो इनकी एक्टिविटी जो हो चुकी थी कम हो चुकी थी, है ना। अब मान के चलो तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि कई बार जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है। तो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण क्या होता है कि दिस इज़ प्लेटलेट पे हमारे पास क्या होता है, PF4 जो होता है रिसेप्टर होता है ना, प्लेटलेट या फिर हम ग्रेन्यूल्स के अंदर बोल सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हिपेरिन जो होता है ना, यहाँ से आके बाइंड करता है, फिर हमारी बॉडी क्या करती है, इसके खिलाफ IgG प्रोटीन रिलीज़ करती है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारे पास एक जेनेटिक म्यूटेशन में ऐसा होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स के बनने के कारण क्या होता है, हमारी प्लेटलेट जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और प्लेटलेट एक्टिवेट होने के कारण हमारे पास क्या होता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप रॉबिन्स से एक बार रीड कर लेना। इसको पढ़ाने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि एक रिवीजन वीडियो है ना। ये PF4 हिपेरिन ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसके कारण ओवर एक्टिवेशन हमारे पास हो रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा दैट इज एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। तो हमारे पास क्या होता है कि दैट इज दिस इज प्लेटलेट, इसके ऊपर हमारे पास फॉस्फोलिपिड होता है। ये फॉस्फोलिपिड के डैमेज होने के कारण, इंजरी के फॉस्फोलिपिड जो हो रहा है हमारे ब्लड वेसल्स के डैमेज होने के कारण हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कोगुलेशन कैस्केड स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद होता है दैट इज DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। एक्चुअल में मान के चलो एक्चुअल में मान के चलो दिस इज ब्लड वेसल, है ना, दिस इज ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल्स में मेरे पास क्या हो रहा है, प्लेटलेट है। तो इस डिसीज़ में क्या हो रहा है, दिस इज कोगुलेशन फैक्टर, है ना। फैक्टर 5 से लेके जो हमारे पास 12 से लेके हमने ये डिस्कस किया था वो सारे फैक्टर्स है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि बिकॉज मेरे पास ये फैक्टर ज़्यादा है तो उसके कारण मेरे बॉडी में क्या होता है, पहले तो कोगुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इतना ज़्यादा कोगुलेशन होता है कि मेरे बॉडी में हर पार्ट में जो होता है कोगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब लेट्स से कि मेरी बॉडी में हर पार्ट में कोगुलेशन हो गया तो सीधी बात है ये प्रोटीन तो लीवर के थ्रू बन रहे हैं। अब मैंने क्या कर दिया कि ये सारे प्रोटीन यूज़ कर लिया है। बिकॉज मैंने ये सारे प्रोटीन यूज़ कर लिए तो अब मेरी बॉडी में ब्लीडिंग होगी। ऑब्वियसली बॉडी में जो होती है नॉर्मली ब्लीडिंग होती है, तो बिकॉज मैंने ये सारे प्रोटीन यूज़ कर लिए है तो अब ब्लीडिंग होगी तो वहाँ पे क्लॉटिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमको ये देखने को मिलता है इस डिसीज़ में, एक तो बॉडी में कोगुलेशन भी हो रहा है और सेकेंड ब्लीडिंग भी हो रही है। और इनका रीज़न क्या है, नॉर्मली बिकॉज पहले तो हमारे पास कोगुलेशन फैक्टर ज़्यादा थे, हमने पहले कोगुलेशन बहुत ज़्यादा कर लिया तो उसके कारण हमारे पास ये सारे के सारे जो प्रोटीन्स थे वो यूज़ हो गए। और ये प्रोटीन यूज़ होने के बाद हमारे पास क्या हो रहा है कि दैट इज़ जो ब्लीडिंग हो रही है वो बॉडी के अदर पार्ट से हो रही है। सो यहाँ पे हमने देखा दैट इज़ डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, जिसके कारण हमको देखने मिल रहा है कि पहले तो हमारे पास कोगुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके बाद कोगुलेशन होने के बाद ब्लीडिंग भी हो रही है। फिर हमने देखा दैट इज़ अबाउट लाइन्स ऑफ जान।
एक्चुअल में लाइंस ऑफ जहान क्या होती है, जैसे हमारे पास थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है, लेट्स से कि ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ, तो सीधी सी बात है कि एक्चुअल में यहाँ पे पहले प्लेटलेट होती है, फिर कॉलेजन हो गया, फिर प्लेटलेट, फिर कॉलेजन, तो इनका एक तरीके से एक लाइन का फॉर्मेशन करता है। दिस इज नोन एज लाइंस ऑफ जैन। नॉर्मली एक्चुअल में लाइंस ऑफ जहान का यूज़ क्या होता है कि इसके थ्रू मैं ये बता सकता हूँ कि क्लॉट जो हो रहा है वो डेड पर्सन का है, कि ये क्लॉट फॉर्मेशन जो हुआ है जिंदा पर्सन की भी बॉडी में हुआ है। तो इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कैसे, क्योंकि देखिए नॉर्मल पर्सन में क्या हो रहा है कि ब्लड जो हो रहा है वो नॉर्मली फ्लो करेगा, प्लेटलेट अलग डिस्टेंस पे, आरबीसी बीच में, फिर डब्ल्यूबीसी बीच में, तो उसके कारण लाइंस ऑफ जहान का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर पर्सन मर गया तो ऑब्वियसली ब्लड जो होगा वो मूव नहीं करेगा, तो उसके कारण हमारे पास क्या होता है, लाइंस ऑफ जहान का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हाँ, जो हमारे पास क्लॉट है वो जिंदा पर्सन का है कि मरे हुए पर्सन का है। सो दिस इज द लाइंस ऑफ जहान, लाइव पर्सन का है कि डेड पर्सन का है, इसके थ्रू हम बता सकते हैं। देन वी हैव सीन अबाउट इम्बोलिज्म। इम्बोलिज्म का मतलब सिंपल ये होता है, जैसे लेट्स से कि ये मेरे पास क्लॉट है, यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ था कि थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ था, ये थ्रोम्बस से कोई पार्ट टूट गया, फिर बॉडी के अदर पार्ट में जाके ऑक्लूड कर दिया, लेट्स से कि हमारी छोटी छोटी कैपिलरीज है वहाँ पे जाके ऑक्लूड कर दिया। हमारे पास लंग्स है, लंग्स की छोटी छोटी वेसल्स में जाके इसने ऑक्लूड कर दिया, तो अब ऑक्सीजन यहाँ से पास नहीं हो पा रही, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम करता है, लाइक कोरोनरी आर्टरी में मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया। तो ये एम्बोलिज्म जो होता है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ थ्रोम्बस, थ्रोम्बस से टूटकर इम्बोलिज्म का फॉर्मेशन होता है। और इम्बोलिज्म भी हमारे पास अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लाइक एयर इम्बोलिज्म, कि मैंने इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन के थ्रू एयर ब्लड वेसल्स में डाल दिया, जिसके कारण हमारे पास क्या हो रहा है, ब्लड जो हो रहा है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली ब्लड जो होता है वो सिंपली फ्लो करता है, लेकिन अब बीच में ब्लड वेसल्स के बीच में बबल्स आ जाएंगे तो अभी इसका फ्लो सिंपल नहीं रहेगा, तो उसके कारण हमको क्लॉटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हमको पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिलता है, कि हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास नॉर्मली जो वेन्स है वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे हमारे पास जो ब्लड है वो बहुत स्लो मूव करता है, तो उसके कारण हमारे पास क्या हो सकता है कि जिसके कारण ग्रेविटी के कारण हमारे पास जो ब्लड है वो नीचे जो हो सकता है मूव कर सकता है, उसके कारण हमारे पास यहाँ पे वॉन विलबर्ग फैक्टर्स होते हैं, उससे हमारे पास क्या होगा कि प्लेटलेट बाइंड करेंगे और कोगुलेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड के केस में हमको देखने को मिलता है, जैसे हमारे पास कोई मदर है ना, लेट्स से कि दिस इज मदर, इसको बेबी हुआ है, जैसे मैं इस बेबी को बाहर निकालूंगा तो सीधी बात है ब्लीडिंग होगी, और एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है कि मदर के ब्लड के अंदर चले जाए, तो इसके कारण हमारे पास क्या होता है कि सीवियर इन्फ्लेमेशन होता है, और सीज़र की केसेस भी देखने को मिलता है, लाइक पेशेंट में सीज़र के केसेस और मरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम रॉबिन्स में देखें तो इसके कारण ऑलमोस्ट 80% फेटल डेथ है इसकी, है ना। तो फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि एक्चुअल में यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसके कारण हमारे पास क्या हो रहा है, सीवियर ब्लड लॉस भी हो रहा है ना, इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसके कारण, और इसके कारण हमारे पास इंजरी हो जा रही थी टिश्यू को, और उसके कारण हमको यहाँ पे कोगुलेशन देखने को मिलता है। तो दैट इज़ वाई दिस एमनियोटिक फ्लूइड के कारण भी हमको इम्बोलिज्म देखने को मिलता है, दैट इज़ पैराडॉक्सिकल, है ना। कि हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास ब्लड कैसे फ्लो करता है, नॉर्मली अगर मेरे पास वेंस में इम्बोलिज्म है तो ये क्या होगा, मेरे पास वेंस जो होती है वो मेरे पास राइट एट्रियम में आएंगी, फिर वहाँ से लेफ्ट एट्रियम में जाएंगी, उसके बाद पल्मोनरी एरिया में चल जाएगी, एओर्टा में नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेसल छोटी छोटी यहीं पे जाके ऑक्लूड कर जाएगी। लेकिन नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, पेटेंट फोरामेन ओवल होता है कई पेशेंट के केसेस में, तो नॉर्मली ये ब्लड जो होता है ना, ये इम्बोलस जो होता है वो हमारे पास राइट एट्रियम में चल जाएगा, और राइट एट्रियम से हमारे पास जो हो जाएगा आर्टरीज में चल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द पैराडॉक्सिकल फ्लो। देन वी हैव द फैट एम्बोलिज्म, लाइक कोई पेशेंट है, लेट्स से कि उसकी बोन है, बोन के अंदर हमारे पास फैट होता है नॉर्मली, अगर बोन में फ्रैक्चर हो गया तो ये फैट हमारे पास ब्लड के अंदर जा सकता है, फैट के कारण हमारे पास क्या होता है, एम्बोलस का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द फैट एम्बोलस। एंड देन वी हैव द सिस्टमिक एम्बोलिज्म, में से हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे आर्टरीज के अंदर अगर हो जाए, लाइक हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, है ना, लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन का केस हो गया, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, तो उसके कारण हमारे पास क्या हुआ कि अगर हम हार्ट के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली हार्ट इज़ ऑल्सो ब्लड वेसल। अब हार्ट में अगर हमारे पास डैमेज हुआ तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे भी क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ से ये आर्टरी में जाएगा। अब आर्टरी में अगर ऑक्लूजन होता है तो दैट इज़ नोन एज सिस्टमिक एम्बोलिज्म। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब हो रहा है कि कोई भी टिश्यू है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, ये लेट से कि वेट मेरे को खाली जगह चाहिए, वेट लेट से दिस इज टिश्यू,
अब इसको ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो रहा है, तो दैट इज़ द इन्फेक्शन। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि कोई टिश्यू होता है, जैसे हम देखें तो कोई टिश्यू को एक ब्लड सप्लाई होती है जैसे कि हार्ट, और कोई टिश्यू होती है जिसको 2 ब्लड सप्लाई होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल लंग्स। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमारे पास जो होती है दैट इज़ दिस इज़ वाइट इन्फेक्शन। वाइट इन्फेक्शन यहाँ पे अगर हमारे पास टिश्यू का इन्फेक्शन होता है तो वाइट कलर का देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारे पास रेड इन्फेक्शन होता है। यू कैन रिमेंबर एक लाइक अगर आप रॉबिन्स में रीड करोगे तो ये इसको समझाने के लिए वी नीड मोर टाइम। तो ये रिवीजन वीडियो है, इसलिए हम इसमें उसको एक्सप्लेनेशन को उतना नहीं रखें, लेकिन अगर आपको इसको याद रखना तो यू कैन रिमेंबर इट लाइक कि यहाँ पे सिर्फ एक ब्लड सप्लाई है तो ऑब्वियसली ये वाइट कलर का होगा, और यहाँ पे 2 ब्लड सप्लाई है तो ऑब्वियसली मोर ब्लड इज़ कमिंग, इसके कारण ये रेड है। बाकी इसके पीछे का रीज़न आप रॉबिन से रीड कर सकते हो। Then we have white and red infarction. So this is blood supply of the soft tissue. फिर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट शॉक। सो नॉर्मली अगर हम शॉक का मतलब शॉक के बारे में बात करें तो लेट्स से कि ये हमारे पास टिश्यू है। सो टिश्यू में हमारे पास क्या हो रहा है कि लेट्स से कि दिस इज़ ब्लड सप्लाई। अगर मान के चलो कि इस ब्लड सप्लाई है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, दिस इज़ ग्लूकोज, दिस बोथ आर इम्पॉर्टेंट। अगर मेरे टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाए या ग्लूकोज की कमी हो जाए तो टिश्यू की डेथ हो जाएगी ऑब्वियसली। तो शॉक का केस यही होता है कि शॉक के केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि टिश्यू के पास या तो ऑक्सीजन कम जा रही है या तो ग्लूकोज कम जा रहा है। अब रीज़न क्या हो सकता है, सीधी सी बात है कि ये मेरे पास हार्ट है, दिस इज़ हार्ट। अगर हार्ट में प्रॉब्लम हो तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे ब्लड कम पहुँचेगा, और ब्लड कम पहुँचेगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन और ग्लूकोज कम पहुँचेगा। या तो ये हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम है टिश्यू का वही कम है, अगर टिश्यू का वॉल्यूम कम होगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन और ग्लूकोज कम पहुँचेगा। थर्ड थिंग ये हो सकती है हमारे पास दैट इज़ इन्फेक्शन। थर्ड थिंग ये हो सकती है कि यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं। लाइव चल रहा है। सो आवाज़ के कारण मैंने वीडियो को रोक दिया था। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो वी हैव कार्डियोजेनिक शॉक, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया किस तरीके से होता है। अगर हार्ट में प्रॉब्लम हो, उसके कारण कोई प्रॉब्लम हो, देन वी हैव द सेप्टिक शॉक, जो कि इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन के कारण टिश्यू में हमको ब्लड वेसल्स में इंजरी देखने को मिलता है, उसके कारण हमारे पास क्या होता है ऑक्सीजन है ना, लाइक उसके कारण हमारे पास क्या हो रहा है, लेट से कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के कारण क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन टिश्यू की परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसके कारण हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे इडेमा हो गया। एक्चुअली हमारे पास क्या होगा, इस कारण से भी हमारे पास क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिया हमको देखने को मिलेगा। वेट, इस कारण से भी हमारे पास क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिया होगा, हाइपोवॉल्यूमिया। और इस हाइपोवॉल्यूमिया के केस में हमको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज इन्फेक्शन हमको देखने को मिलेगा, यानी कि लाइक शॉक देखने को मिलेगा। अब एक्चुअल में हमारे पास क्या हो रहा है कि दैट इज इसका प्रोग्रेशन होता है, लाइक नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल स्टेज हो सकती है। मान के चलो ये टिश्यू है, वेट, ये हमारे पास टिश्यू है। अब यहाँ से मेरे पास क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन कम है, तो धीरे धीरे तो क्या होगा कि ये टिश्यू क्या करेगा, मैनेज करने का ट्राई करेगा, लाइक ये ब्लड वेसल्स को वैसोडाइलेशन करा देगा, उसके कारण ब्लड का सप्लाई बढ़ जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये प्रोग्रेसिव स्टेज आएगी कि टिश्यू मैनेज नहीं कर पा रहा, लास्ट में क्या होगा कि टिश्यू की डेथ हो गई। उसके बाद क्या होगा कि ये रिवर्सिबल स्टेज नहीं बचेंगी। तो हमने क्या किया कि ये पूरी डिस्कशन किया, और आप इसको एक बार क्या स्क्रीनशॉट ले लेना। लाइक हमने इडेमा इफ्यूजन के बारे में बात किया, फिर हाइपरीमिया एंड कंजेशन के बारे में बात किया, हीमोस्टेसिस के बारे में बात किया, है ना, किस तरीके से क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। फिर हमने थ्रोम्बस का फॉर्मेशन के बारे में बात किया, एम्बोलिज्म के फॉर्मेशन के बारे में, लाइन्स ऑफ जान के बारे में। फिर हमने साइटोजेन इसके डिसऑर्डर, हीमोडाइनमिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात किया, एंड देन वी हैव टॉक अबाउट शॉक्स। सो थैंक यू। एंड ये एक रिवीजन वीडियो था इसलिए शॉर्ट था। सो 40 मिनट में हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।